चलो बच्चों फिर शुरू करें कहानी। बताओ, अब बंद कर दो उसको, आराम से। कहां तक हुआ था ये बताओ। वेक्टर रिजोल्यूशन, आर्यन, वेक्टर रिजोल्यूशन क्यों? वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? वेक्टर रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना, किसी भी वेक्टर को तोड़ना। किसी भी वेक्टर को हम अलग अलग डायरेक्शंस में तोड़ सकते हैं, पर जनरली हम दो ही डायरेक्शंस में तोड़ रहे हैं अभी यहां पर, जिसको कहते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, दो डायमेंशंस में। और अगर आप किसी वेक्टर को दो डायमेंशंस में तोड़ते हैं, ध्यान से देखो, अगर आप किसी वेक्टर को दो डायमेंशंस में तोड़ते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए आप किसी वेक्टर को दो डायमेंशंस में तोड़ रहे हैं, राइट, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास एक वेक्टर है, राइट, आपके पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर फिलहाल ऐसा है। आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है और ये ओरिजिन से कोई एंगल, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। ये आपका जो वेक्टर है उसका नाम कुछ होगा, तो इसका नाम मान लो वेक्टर ए है। ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या आप इसका एक्स कंपोनेंट बता पाओगे कि इसका ये एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बोलो, ये क्या हो जाएगा? इसका ये एक्स वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? अरे नहीं नहीं, उसका नाम ए एक्स है, उसका नाम ए एक्स है, पर उसकी वैल्यू कितनी है? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा? जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, तो क्या ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा भाई? एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपके पास ए साइन थीटा। मींस अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो इसका जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा 10 cos 37, और इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 10 sin 37। अगर आप 10 cos 37 की वैल्यू निकालें तो 10 इंटू cos 37 मीन्स 3/5 या 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5, तो ये आंसर आ जाएगा 8। और अगर आप 10 sin 37 को सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 3/5, ये आंसर आ जाएगा आपका 6। मीन्स ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का कंपोनेंट 8 है और उसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या है? 6 के इक्वल है। नाउ this vector A can be written like 8 I cap and plus 6 J cap। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्मेट में? तो आप बोलेंगे कि इस वेक्टर का x कंपोनेंट 8 है और इसका y कंपोनेंट 6 है, तो यहां पर ax का वैल्यू 8 आएगा और ay का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 के इक्वल आएगा। पक्का? तो मुझे लगता है इतनी कहानी तो अपनी हो चुकी थी, ठीक है, आगे बढ़े फिर। ग्रेट, अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो फिर से हम लोग उसी तरीके के कुछ वेक्टर रिजोल्यूशंस करते हैं। तो अभी आपका ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपके पास एक और वेक्टर है, यहां पर एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम वही वेक्टर है पर घूम करके वहां चला गया, इस वेक्टर का नाम ए है। नाउ दिस एंगल इज सपोज 37 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है। तो क्या तुम इसको रिजॉल्व करके इसके कंपोनेंट फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो? Now the vector which was lying in the first quadrant, now it is in the second quadrant, and that is making an angle 37 degree with respect to x-axis, right? Now what you have to do, you have to write its component format। आप इसको इसके component format में लिखना है, ठीक है?
क्या आ जाएगा? माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, तो हमें एक आंसर मिला माइनस 8 आई कैप, माइनस 8 आई कैप एंड प्लस 6 जे कैप। ठीक है, और ये सही भी है। किन ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इसके सॉल्यूशन का जरूरत है कि सर आप ये समझा दो कि माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप कैसे आया? दे हु नीड द सॉल्यूशन, इधर आप लोग बताओ भाई, कुछ बच्चे हैं तो ध्यान से देखो। इसमें देखो, आपको इसका कंपोनेंट फॉर्मेट करना है तो ये देखो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालो और आप यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालो। इसका ये जो कंपोनेंट है वो एक्स वाला है, तो इसका ये जो कंपोनेंट है वो एक्स वाला है, और इसका ये जो कंपोनेंट है वो वाई वाला है। अगर आप इसके एक्स की बात करोगे तो जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू 10 cos 37, दैट इज वंस अगेन 10 इंटू 4/5, ये आ जाएगा आपका 8 के इक्वल। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ए वाई कितना आ जाएगा? 10 sin 37 मीन्स 10 इंटू 3/5, और ये आ जाएगा 6 के इक्वल। ये 8 एक्स एक्सिस की तरफ है या एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है? तो अगर इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप, तो माइनस एक्स का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 8 माइनस आई कैप, देन प्लस 8 माइनस आई कैप, फिर ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है तो दोनों को ऐड करो, तो 8 माइनस आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 6 जे कैप। और इन दोनों को ऐड करके जो वेक्टर मिला वही आपका वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। बोलो, प्रॉब्लम कोई? पक्का ना? आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट देखो। वंस अगेन सेम टाइप ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन, पर ये जो वेक्टर है आपका, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दैट इज नॉट लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे चला गया। नाउ दिस वन इज अ वेक्टर ए, नाउ एंगल इज 37 डिग्री, मैग्नीट्यूड इज 10, मैग्नीट्यूड इज 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज 10, बताओ क्या आएगा? दैट इज 8 माइनस आई कैप एंड 6 माइनस जे कैप। बोलो जरा, इसमें प्रॉब्लम है? वंस अगेन वी नीड द रिजोल्यूशन, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एक्स कंपोनेंट, और ये वाला वाई कंपोनेंट। ये वाला जो एक्स वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? दैट इज 10 cos 37 या sin 37, क्या आ जाएगा? cos 37, दैट इज 10 cos 37, एंड cos 37 मींस 4/5, तो क्या यह 8 आ गया? व्हाट अबाउट द ए वाई? 10 sin 37 और 10 cos 37? आ जाओ नितिन, तुम अच्छा ये आ जाएगा। देखो ये 10 sin 37 या 10 cos 37? साइन, ये वाला वाई वाला बताओ। तो इधर थीटा नहीं है ना, तो जिधर थीटा नहीं है उधर साइन है, तो 10 sin 37 मींस 3/5, 8। क्या ये माइनस एक्स में है? क्या ये माइनस वाई में है? तो आप क्या लिखोगे? 8 माइनस आई कैप और प्लस 6 माइनस 8। कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो ये आपका आ जाएगा, आप यहां पर वेक्टर ए को लिख सकते हो -8 आई कैप एंड -6 जे कैप। नाउ द नेक्स्ट वन, फिर आप देखो यहां पे क्या हो रहा है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स और है, यह आपका वाई है, एंड नाउ द वेक्टर इज लाइक दिस, ये आपका वेक्टर है। एंगल 37 डिग्री, मैग्नीट्यूड 10। क्या आ जाएगा? 8 आई कैप
-6 बोलो पक्का। सो दिस वन इज बेसिकली कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन, इसी को हम वेक्टर का रिजोल्यूशन कहते हैं। और यहां पर आप जो आपको 8 मिला है, यू कैन से दैट कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। 8 क्या है? इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज द 6? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दी। तो देखो अगर ये 37 डिग्री है तो क्या ये एंगल 53 डिग्री है? तो ये एक्स एक्सिस के क्लोज है और ये वाई एक्सिस से थोड़ा दूर है, और जिस एक्सिस के क्लोज है उस पर वैल्यू, उसका प्रोजेक्शन भी ज्यादा है, जिस एक्सिस से दूर है उस पर उसका प्रोजेक्शन भी कम है। ये आपका वेक्टर एक्स के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है और वाई के साथ 53 बना रहा है, तो ये आपका जो वेक्टर है वो एक्स के क्लोज है और वाई से थोड़ा दूर है, और जिस एक्सिस के क्लोज है वहां पर उसका प्रोजेक्शन भी ज्यादा है, ठीक है, और जहां से दूर है वहां पर उसका प्रोजेक्शन भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का। चलो अब हम आ जाते हैं वापस, हम लोग यहां पे डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे, तो अभी इसको नोट करना है या आगे करें? पक्का, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग करी थी जिसके लिए हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन समझ रहे थे, वो बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट था, है ना? नाउ यू कैन मेक द हेडिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि सर आखिर ये डॉट प्रोडक्ट का हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, डॉट प्रोडक्ट का जरूरत ही क्यों पड़ा, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट वेक्टर में डेवलप क्यों किया, राइट? तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन से हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से इस बात को समझते हैं। अभी फिलहाल देखो ये अरेंजमेंट क्या है, ये है टेबल और टेबल के ऊपर है ये बैग, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे प्लॉट कर रहा हूं कि ये मान लो, ठीक है, ये मान लो है आपका टेबल, ये है आपका टेबल, और टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये हमारा बैकपैक। एनी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। अब आपको पता है आपने क्लास 9th में वर्क डन जैसी कोई चीज पढ़ी थी, तो आप बोलते थे कि वर्क डन बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने, है कि नहीं, आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि भाई देखो ये जो आपका वर्क डन है ना वो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये पढ़ा था आपने? तो ये आपने देखा था कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आप बोलते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं होगा। पक्का? लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला था वो थोड़ा सा आधा अधूरा था। क्या कुछ बच्चों ने W = FS cos थीटा जैसा भी पढ़ा है? ठीक है, तो आपने फॉर्मूला तो सही पढ़ा है, कि W = FS cos थीटा होता है। फिर सर ने बताया होगा एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन नहीं होगा, फिर वो पुली वाली कहानी आपको सुना दी होगी, राइट? ठीक है, तो हम उसी बात को देखते हैं भाई आखिर ये FS cos थीटा ही वर्क डन क्यों होता है, क्यों? हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपने जो 9th स्टैंडर्ड में W = FS cos थीटा पढ़ा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो F cos थीटा इंटू S, वो बेसिकली आया कहां से? पक्का? ठीक है, ध्यान से देखो ये बैग यहां पे रखा हुआ है और इस बैग को हमको शिफ्ट करा के यहां से यहां तक लेके जाना है, फ्रॉम राइट एंड टू द लेफ्ट एंड। इस बैग को हमको खींच करके लेके जाना है और हम चेक करते हैं कि आखिर ऐसा करने में हमने कितना वर्क किया। डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए यहां पर एक फोर्स लगाने का जरूरत पड़ेगा। अब फोर्स
किस डायरेक्शन में लगाएं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आई हैव टू डिसाइड, मुझे इसका डायरेक्शन डिसाइड करना है। मैं इसको यहां पर, अगर ये बैग है तो मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मैं पुल कर सकता हूं। तो मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूं वो अलोंग एक्स एक्सिस लगा रहा हूं। बोलो, बैग किधर शिफ्ट हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग। बैग किधर शिफ्ट हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग। और मैं फोर्स भी किधर लगा रहा हूं? तो क्या हम कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस केस में बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जो मैंने फर्स्ट केस आपको दिखाया उसमें बेसिकली है क्या, उसमें आपने देखा कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो, देखो यहां पे, आप यहां पे जिधर फोर्स लगा रहे हो यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली उसी डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर है, बोथ आर द वेक्टर। और अगर वेक्टर है तो वेक्टर के बीच के एंगल के भी बारे में बात करेंगे। तो आप बताओ इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, 90 डिग्री है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बताओ। 0 डिग्री। तो अभी फिलहाल थीटा कितना है? अभी फिलहाल थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही आपका क्या है? उधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, एक ही लाइन में है। बोलो, तो ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस बैकपैक को बिल्कुल उसी तरीके से शिफ्ट कराएं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप सीधे खड़े रहें और आप थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में, मतलब किसी एंगल पर फोर्स लगा करके आप इस बैग को वहां से खींच करके यहां लेके चले आए। बोलो, क्या इस तरीके से भी हम इस बैग को शिफ्ट करा सकते हैं? ठीक है। तो आप देखो सेकेंड केस क्या है यहां पर, फॉर द नेक्स्ट केस, कि ये आपका टेबल है, दिस इज योर टेबल, यहां पर आपका टेबल है और इस टेबल के ऊपर देखो, इस टेबल के ऊपर ये आपका बैग रखा हुआ है, ये बैकपैक है आपका, और इस पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगा करके इस पर आप एक टिल्टेड फोर्स लगा रहे हो, राइट। तो ये जो आप टिल्टेड फोर्स लगा रहे हो यहां पे ध्यान से देखना, आप कुछ एंगल थीटा पे लगा रहे हो। तो दिस इज द फोर्स F एंड दैट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। बोलो, स्टिल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सिस के ही अलोंग हो रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस फोर्स का जब आप फोर्स को थीटा एंगल पे लगाओगे, तो आपका पूरा का पूरा फोर्स इसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप फोर्स को थीटा एंगल पे लगाओगे तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो, सपोज यू आर एक्टिंग 10 न्यूटन फोर्स या 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो 37 डिग्री पर, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 मीटर का हो रहा है, तो अब आपका 20 न्यूटन का पूरा फोर्स इस बैग को डिस्प्लेस कराने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। और इस बात को हम ऐसे चेक कर पाएंगे कि अगर मैं इस एंगल को मैं चेंज करके स्टिल 20 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, पर वो एंगल को मैं चेंज करके पहले 0 डिग्री फिर 37 डिग्री, और अगर मैं यहां पर कहीं 90 डिग्री लगा दूं तो ये बैग आगे शिफ्ट होने के बजाय ये तो बैग ऊपर उठ जाएगा, राइट। मींस एंगल का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो हम थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, उस थीटा एंगल का पूरा पोर्शन जो है वो इसको आगे शिफ्ट कराने के लिए, इसको आगे डिस्प्लेस कराने के लिए कंज्यूम नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है या यूज नहीं हो रहा है। तो सर उसका कौन सा कंपोनेंट खर्च हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहां पे इस F का उसके डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में प्रोजेक्शन देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ F, प्रोजेक्शन ऑफ दिस फोर्स वेक्टर अलोंग द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। और अगर हम यहां पर फोर्स का प्रोजेक्शन यहां पे देखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर हम फोर्स का प्रोजेक्शन यहां पे देखें एक्स एक्सिस के अलोंग या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलोंग, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? F cos थीटा या F sin थीटा?
एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। नाउ एफ का कौन सा कंपोनेंट, विच कंपोनेंट ऑफ द एफ इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस द बैक, इट्स एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा तो बैक को उठाने की कोशिश कर रहा है भाई, ये एफ साइन थीटा तो बैक को लिफ्ट करना चाहता है और एफ कॉस थीटा ही इसको आगे लेकर के जाना चाह रहा है या इसको खींच रहा है। तो इस केस में अगर आप वर्क डन निकालोगे, अगर आप ये वर्क डन निकालोगे तो आप किस फोर्स के बारे में बात करोगे, एफ साइन थीटा के बारे में या एफ कॉस थीटा के बारे में, एग्जैक्टली दैट इज एफ कॉस थीटा, दैट इज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसी को आप कहते हो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कहते हो, क्योंकि अभी आपको साइन का जरूरत है ही नहीं, तो साइन तो लिफ्ट कर रहा था बैक को। बोलो नाउ these two are this displacement as well as force are the vector quantities and force और displacement के बीच का एंगल है थीटा है। if you have a two vectors a and b and angle between them is theta, अगर आपके पास दो वेक्टर a और b हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर a और b हैं, जस्ट लाइक अ वेक्टर a और वेक्टर b, और इसके बीच का एंगल थीटा के इक्वल है, देन ab cos थीटा इज कॉल्ड एज AB cos theta is called as A dot B, इसी को हम लोग A dot B कहते हैं, यही आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का ही डेफिनेशन है। हाउ डॉट इज डिफाइंड, A dot B means magnitude of A, magnitude of B into cos of angle between them, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A cos थीटा इंटू बी। A cos थीटा इंटू बी का क्या मतलब हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B and product of the projection of A on the B and multiplied with the magnitude of the B is basically called as the A dot B। देखो इस बात को ऐसे समझो कि यहां पे A डॉट B को डिफाइन कैसे किया गया, तो A डॉट B को डिफाइन करने के लिए, A डॉट B को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया, मान लो हमारे पास एक वेक्टर, ये हमारे पास एक वेक्टर B है, राइट, ये हमारा क्या है, हमारे पास एक वेक्टर B है। नाउ वी हैव अनदर वेक्टर, हमारे पास एक और वेक्टर है, ये मान लो हमारा वेक्टर A है, राइट, ये हमारा क्या है वेक्टर A, दिस वन इज अ वेक्टर A, दिस वन इज अ वेक्टर B एंड दैट वन इज अ वेक्टर A। ये आपका देखो, ये आपका वेक्टर A है और ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर B है। आपको आप यहां से आप A के हेड से यहां पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो बेसिकली और आई एंगल अगर थीटा के बराबर है तो इसका प्रोजेक्शन वेक्टर B पर कितना आएगा, वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पर कितना आएगा, A cos थीटा या A sin थीटा, exactly that would be A cos theta। how you define A dot B, आप A dot B को कैसे डिफाइन करते हो, A dot B is defined as A cos theta into B, means the projection of A on the vector B and multiplied with the magnitude of the vector B is basically called as A dot B। सर इसका यूज कहां पर है, बस भाई वर्क डन में, वर्क डन में आपने देखा कि आपका जो ये वेक्टर है, जो आपका वेक्टर A है या जो आपका फोर्स वेक्टर है, उसका पूरा का पूरा पार्ट आपका इधर काम नहीं लग रहा है वर्क के कैलकुलेशन में, तो वहां पर आप वहां पे क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ, तो इफ आई एम राइटिंग A डॉट B दैट मींस A cos थीटा इंटू B, और यू कैन राइट A इंटू B cos थीटा, B का A पर प्रोजेक्शन ऐसा भी लिखा जा सकता है, पर अभी तो फिलहाल हम यही समझेंगे कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। क्या होता है, A डॉट B होता है आपका AB cos थीटा, where A is the magnitude of vector A, where A is the magnitude of vector A, B is magnitude of vector B, and cos theta is basically cos is an operator और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। मैं राइट हियर, पक्का,
ये बात पूरा समझ आया? ठीक है, तो इसके पहले जो हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन कराया है या जो कॉन्सेप्ट समझाया है, इसको भी तुरंत सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लिखो, a डॉट b लिखो यहां पे, इफ देर आर वेक्टर्स a एंड b, if there are vectors a and b, if there are vectors a and b, देखो, if there are vectors a and b and angle between them is theta, if there are vectors a and b and angle between them is theta, if there are vectors a and b and angle between them is theta, then vector a dot vector b, so this one is basically called as a dot, this one is a dot actually, it's not a multiplication, it's not a point, basically it is called as a dot. A dot b is equal to a b cos theta, so this is how a dot b is actually defined, right? And what is the application of this dot product? While calculating the work done. वर्क डन के कैलकुलेशन में इसका यूज होता है, इसका फ्लक्स के कैलकुलेशन में इसका यूज होता है, तो मल्टीपल यूजर्स है, मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल अभी आप डॉट का डेफिनेशन जानो। नाउ अगर वेक्टर ए 10 यूनिट है और वेक्टर बी मान लो 5 यूनिट है, राइट, और थीटा 37 डिग्री है, तो कैन यू गेट कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा? ए डॉट बी दैट इज 10 into 5 into cos of 37, that is 10 into 5 into cos 37, 4 by 5, then 4 by 5, 5 cancel out, 10 into 4, 40. Now this 40 is a scalar value or vector value? 40 scalar है या वेक्टर है? 40 is a scalar or वेक्टर? 40 इज स्केलर ना, इसके साथ तो कोई डायरेक्शन है नहीं, मींस डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आउटकम देता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है आपको? स्केलर आउटकम होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट, इसी वजह से इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो लिख लो यहां पर डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर आउटकम, डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर आउटकम, dot product gives scalar outcome, so it is also called as scalar product, so it is also called as scalar product, SCALER, scalar product। ये क्या होता है आपका? स्केलर प्रोडक्ट देता है। Okay, scalar product. Next, now let we have two vectors. This one is a vector A and this one is a vector B, and the angle them is 90 degree. Then what is the value of? So let this one is a 10, this one is a 8. What is A dot B now? A dot B का वैल्यू कितना होगा? A dot B, so A dot B is basically AB cos theta, that is AB cos 90, cos 90 का वैल्यू, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो आंसर इज 0। तो ये डोंट बॉदर अबाउट कि 10 है कि वो 8 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख जाए, तुरंत आपको उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख लेना है। आपको मतलब आपको परेशानी नहीं होना है कि वेक्टर ए कितना है, वेक्टर बी कितना है, सिर्फ ये देख लेना है कि दोनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस एंगल, अगर मैंने इस एंगल को थोड़ा बदल दिया, तो स्टिल दिस वन इज अ वेक्टर ए, दिस वन इज अ वेक्टर ए, एंड दिस वन इज अ वेक्टर बी, एंगल 37 डिग्री,
और बेटर टू राइट 37 तो मैं बार बार लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा चेंज करते हैं एंगल 53 डिग्री, दिस वन इज एट 10 एंड दिस वन इज 8, सो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ द ए डॉट बी नाउ, बोलो। तो क्या आ जाएगा आपका ए बी a into b and cos 53, what is value of cos 53? cos 53 it's a 3 by 5, अरे बोलो तो it's a 3 by 5, then क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 48, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, this one is a vector a, this one is a vector, this one is a vector b, there is no change in the magnitude actually, still 10, still 8, now the angle is 127. now can you get the value of the a dot b now? a dot b का वैल्यू क्या होगा, what is a dot b now? so that is magnitude of a 10, magnitude of b and cos of angle between a and b 127, बोलो राइट। अब यहां पर आपको cos 127 का वैल्यू निकालना है, देन cos 127 cos 90 प्लस 37, क्यों cos 90 प्लस 37 किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में गया, और सेकंड में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो इट्स अ नेगेटिव। cos साइन में चेंज होगा या cos ही रहेगा, साइन में चेंज होगा क्योंकि इट्स 90 प्लस थीटा, तो चेंज होता है, दैट इज माइनस साइन 37, माइनस साइन 37 का मतलब क्या आ जाएगा, इट्स अ माइनस साइन 37 3 by 5, then what is the final answer here, 10 into 8 into minus 3 by 5, it's a 5 to the na, answer is minus 48. now what observation says, डॉट प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ you have to tell me that how, when the dot product will be positive, when it will be zero, and when it will be negative. When it will be positive, when the angle between two vectors will be less than 90 degree, acute angle. When it would be zero, when it would be zero for 90 degree. If vectors are having 90 degree, then zero. When it would be negative, obtuse angle above the 90 degree, और वेक्टर के बीच में तो 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता, तो फॉर द ऑब्ट्यूज एंगल इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग सो? So that's all for the today. We will continue the same topic for the tomorrow also. ठीक है, थैंक यू क्लास। हाँ हाँ बोलो, ये क्लोज करना उसको।